जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा सबको, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट 4 यानी कि चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, उसका इंग्लिश है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th में हमारे लिए नया है। बट इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यानी कि बहुपद में द्विघात बहुपद, त्रिघात और एक घाती यानी कि रैखिक बहुपद को भी जान चुके हैं। और हम लोग वहाँ ये टर्म समझे थे चर और अचर वाला। सेम उसी टर्म को एक बार यहाँ पे भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि चर अचर क्या होता है, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट होने वाला है ये टर्म। तो जो वर्ड चर है उसको देखते हैं कि उससे क्या होता है। यानी कि जो चर होता है वो अल्फ़ाबेटिकल कोई भी अक्षर, यानी कि ABCD का कोई भी लेटर A to Z, या मैथमेटिकल सिंबल यानी कि मैथ में इस्तेमाल होने वाले कोई भी सिंबल, यानी कि चर में A to Z, A से लेके Z तक, चाहे वो स्मॉल वाला हो या कैपिटल ABCD का हो। तो A to Z और साथ ही साथ मैथ में यूज होने वाले जो सिंबल, जैसे कि हम लोग बहुत फेमस सिंबल पाई को जानते होंगे, उसके बाद थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, इस तरह के गामा, इस तरह से बहुत सारे सिंबल है जो मैथ में यूज होते हैं। वो सारे सिंबल भी चर, यानी कि चर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल, VARIABLE। तो ये टर्म को हम समझ गए, यानी कि ABCD का अल्फ़ाबेटिकल कोई भी अक्षर और सिंबॉलिक यानी कि मैथमेटिकल सिंबल जो भी हैं वो सारे हमारे लिए क्या हैं, वो चर हैं। और अचर क्या है, जो इस सब से बाहर हो, यानी कि जो ABCD का कोई अक्षर ना हो या मैथमेटिकल जो सिंबल ना हो, वो चीज़ अचर, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे कि 1 2 3, चाहे वो नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, उससे मतलब नहीं। तो ये कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो समझ लेंगे हम अचर होता है। तो यही चर अचर का जो कम्बिनेशन होता है, जो लिखा रहता है, उसको हम लोग बहुपद के रूप में देखते हैं। तो आज हम लोग चर अचर का कम्बिनेशन बहुपद के रूप में देखते हैं। और इसमें जो वर्ड है द्विघात बहुपद स्पेशली बात किया गया, क्योंकि बहुपद के लगभग 6 टाइप्स हैं। 6 टाइप्स यानी कि 3 पद के अनुसार है और 3 घात के अनुसार हम लोग जान चुके हैं। अगर पद के अनुसार बात करेंगे तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता है। घात के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो एक घाती, इसको रैखिक भी कहा जाता है, द्विघाती और त्रिघाती होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूनिट 4 क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस यूनिट 4 में लिखा हुआ क्लियर करके कि हमको जो समीकरण पढ़ना है वो द्विघात वाले का पढ़ना है। तो हम बाकी का डिस्कस नहीं करते हैं बहुपद में हम सिर्फ द्विघात वाले का बात करेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। और इस PDF में इसका डिफिनीशन भी दिया हुआ, हम डिफिनीशन से भी समझ सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें और क्या कह रहा है ये डिफिनीशन। तो कहा जा रहा है कि वो बहुपद जो AX² + BX + C के रूप का हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी कि जो भी बहुपद इस फॉर्म में लिखा मिल जाए हमको, अब जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहे, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो BC जो टर्म है वो भी अभी आगे लिखा हुआ क्लियर करके ABCD क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम जैसे यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है इसमें ABCD क्या चीज़ है, तो यहाँ A, B और C एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर उसको कहेंगे जिसका अस्तित्व हो, ठीक है, यानी कि वो वास्तव में हो। और एक काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जनरली रूट अंडर माइनस वाला जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्याएं होती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि ABC क्या है, कोई भी नंबर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, चाहे वो प्लस वाला हो माइनस वाला हो। और साथ ही साथ एक और पॉइंट यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि A ≠ = 0। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो A है, A का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हम। अगर A = हम यहाँ 0 लेंगे, A की जगह पर अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई भी X की जगह कोई भी वैल्यू रहेगा, अगर वो 0 से इंटू का, क्योंकि हम सभी जानते हैं 0 के साथ अगर किसी भी नंबर को इंटू कर लो, कोई भी डिजिट को, तो वो वैल्यू 0 देगा। तो जब ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा तो यहाँ पर X² बचेगा ही नहीं। तो जब X² बचेगा नहीं तो ये द्विघात वाला कहलाएगा ही नहीं, तो बात ही गलत हो जाएगा। क्योंकि द्विघात हम कहते हैं किसको, हम इससे पहले भी ये टर्म को समझे हम, घात ये जो X² का जो पावर होता है ना,
ये जो x और x के ऊपर जो कोई नंबर, जैसे x है और इसके ऊपर कोई जो नंबर लिखा है, जैसे अभी 4 लिखा हुआ इसके ऊपर, इसी चीज़ को घात कहा जाता है। तो जब घात, यहीं पे जब घात हमारा x के ऊपर जब हमारा घात 1 होता है तो 1 घाती, x के ऊपर घात 2 होता है तो 2 घाती, x के ऊपर 3 होता है तो 3 घाती। तो इस तरह से घात इसके ऊपर पावर में जो नंबर रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर द्विघाती कब है? जब x के ऊपर पावर में 2 है। और जब हम यहाँ समीकरण में देख रहे हैं कि अगर ये x के जगह 0 हो जाता है, इस x के जगह अगर 0 हो जाता है तो 2 घात वाला तो ख़त्म हो गया, इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, यहाँ से हट ही जाएगा। तो जो हमारा समीकरण मिलेगा, जब ये 0 हो गया तो 0 हो जाने के बाद ये टर्म तो ख़त्म हो गया यहाँ से, तो सिर्फ ये नंबर बचेगा। और इस नंबर में हम कहीं पे भी देख सकते हैं x जो है उसका पावर 2 है, नहीं है, तब ये 2 घाती रहेगा नहीं। इसीलिए इस टर्म को क्लियर कर रहा है कि a जो यहाँ पर है हमको वो 0 नहीं लेना है। a की जगह कोई ना कोई डिजिट हो, अगर 1 हो तो चलेगा, यानी कि 0 से अबव लेना है हमको। तो द्विघाती बहुपद को समझ गए, यानी कि जो इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज डेट हम a की जगह पर मान लेते हैं a = 7 ले लेते हैं, b = 3 ले लेते हैं, c = 5 ले लेते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। इट मीन्स ax², a की जगह पर 7 ले लिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7x² प्लस b के जगह पर 3 लिया गया है तो b के जगह 3 पुट किए और x जो उसके साथ इंटू में हुआ x, और प्लस c को हम क्या लेट कर लिए हैं, 5 मान चुके हैं। तो यही एक जो समीकरण, इस तरह का जो भी समीकरण मिलेगा, अब हम इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला वो भी जान चुके हैं द्विघात बहुपद का। तो अगर हमको कोई कह दे कि 5, 6 या 10 बहुपद लिख के दिखाओ द्विघात में, तो हम आराम से लिख सकते हैं इस स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रयोग करके, जो कि यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं। यानी कि a b c अपने मन से कोई भी नंबर लेट कर लेंगे, मान लेंगे और पुट कर देंगे इस फॉर्मूले पे, मिल जाएगा हमको द्विघात बहुपद। तो ये मिल गया। तो इस फॉर्म का जो भी लिखा रहेगा चर अचर एक साथ, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, बहुपद। और मैक्सिमम घात जब 2 रहेगा तो द्विघात वाला बहुपद। तो हम स्पेशली द्विघात बहुपद का बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम द्विघात बहुपद को समझे क्यों हम द्विघात बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमको पढ़ना द्विघात समीकरण। तो अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि जब इसी द्विघात बहुपद को इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद जो जिस फॉर्म में लिखा, जैसे कि अभी लिखे हुए थे 7x² प्लस 3x और प्लस 5, तो जब इसी को इक्वल कर दिया जाए किसी भी नंबर के, चाहे वो 0 के बराबर, कोई भी अंक के बराबर, यानी कि इधर कोई भी अचर पद ले लिया जाए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, जैसे कि मान लेते हैं हम 10 ले लिए, कुछ भी बराबर में जब ले लिया जाए तो वही बहुपद जो है वो अपना नाम बदल लेता है, वही चीज़ समीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो चीज़ अब हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। जैसे ही इक्वल में कुछ आ गया, बहुपद के ही इक्वल में जब कुछ आ गया तो वो चीज़ समीकरण। अब द्विघात वाला बहुपद के इक्वल में आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। त्रिघात वाले बहुपद के इक्वल में कोई नंबर आता तो त्रिघात समीकरण होता। एक घात वाले बहुपद के इक्वल में कुछ आता तो एक घाती समीकरण होता। तो अब उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि बहुपद और समीकरण में क्या रिलेशन है। इस वजह से बहुपद को समझाया गया। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ भी है यहाँ पर, जो अभी हम समझाएंगे। यहाँ पे क्या है, 4x² + 2x + 3 एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, तो इस बात को भी समझाया गया। क्योंकि यहाँ जो चर है, चर कौन, x का बात कर रहा है, लिख भी दिया गया x। जो यहाँ पर x है उसका अधिकतम मान और अधिकतम घात, इसको पावर भी कहा जाता है या ग्रेड, वो 2 है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाया। और साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो a b c क्या चीज़ है, तो क्लियर किया गया इस समीकरण में। a 4 है हमारा, यानी कि देख सकते हैं हम समीकरण में कि a क्या है हमारे लिए 4 है, b क्या है 2 है, और c क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात बहुपद के बाद द्विघात समीकरण का बात किया जा रहा है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को समझते हैं। इसका क्या डिफिनीशन दिया हुआ, तो कहा जा रहा है इसमें कि यदि द्विघात बहुपद को किसी अचर यानी कि कांस्टेंट के बराबर कर दें, किसी भी अचर के बराबर, कोई नंबर के बराबर कर दें, तब यह द्विघात समीकरण बन जाता है। अभी जो बताएं हम कि कोई भी द्विघात बहुपद, यानी कि जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं ax² + bx और प्लस c, जब इसको कोई भी नंबर के बराबर, कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि मान लो कोई नंबर ले ले सब, तो यही चीज़ समीकरण कहलाने लगता है। तो वही डिफिनीशन दिया हुआ है यहाँ पर
कि द्विघात समीकरण बन जाता है। इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है द्विघात समीकरण, वो भी लिख दिया गया, जो कि अभी हम जस्ट लिखे थे। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एग्जाम्पल के तौर पे वो नंबर जो अभी इससे पहले आया था 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बराबर में 0 ले लिया गया। या एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए, यानी कि बराबर में शून्य ले लिया जाए, तो वो चीज़ हमारा समीकरण कहलाता है। यानी कि जब द्विघात बहुपद को, किसको, द्विघात बहुपद को तुल्य कर लेंगे, शून्य के 0 के बराबर ले लेंगे, तो वो द्विघात बहुपद अब बहुपद न रहकर क्या बन जाएगा, वो समीकरण बन जाएगा और समीकरण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, अब इसमें कुछ टर्म समझने वाली है जिस पे हमारा एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 इसी पर सॉल्व हो जाएगा सारा इंट्रोडक्शन पे, इसीलिए सबको इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनना है। इंट्रोडक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है पहला। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में द्विघात समीकरण का। क्या है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, जहाँ पर लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा भी सवाल में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख कर दिखाओ, यानी कि इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हो गया कि जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है हमारा, उसके साथ गुना में कौन, उसके आगे कौन सा नंबर गुना में है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अभी कुछ नंबर नहीं, तो यहाँ क्या 4a, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में a। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या a। अगर मान लेते ये कोई समीकरण पे रहता, चलो हम एक बात बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर समीकरण से पहले लिखा हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब इस सवाल में पूछा जाए, अगर इस सवाल में पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना है 4, तब इसका आंसर क्या होता, 4 होता। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है, एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स के साथ गुना में कौन है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो एक्स के साथ गुना में कौन, बी है, इसलिए आंसर में देखते हैं बी। लेकिन अगर हम इस सवाल में पूछें तो क्या होगा, एक्स के साथ कौन गुना में, यहाँ पर 2 है, तो आंसर क्या होगा, 2 होता। अब अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हम सवाल में देखते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अचर पद, अंतिम वाला जो एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ गुना ना हो, मतलब इसके साथ कोई एक्स वाई जेड ना हो, तो वहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सी है, इसके साथ कोई नंबर है आगे में नहीं है, तो कौन होगा यहाँ पर, अचर पद क्या लिख दिया गया, सी है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टर्म समझाया गया कि ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या होगी। यहाँ पर जो ए बी सी इस समीकरण में जो लिया गया है उसकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या 1 2 3 4, चाहे प्लस में हो या माइनस में। ठीक है, तो इस टर्म को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में सबको आ गया होगा कि अगर तुमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो हम देख लेंगे एक्स के साथ कौन गुना में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें 4 था तो आंसर 4 हुआ। फिर अगर हमसे एक्स का गुना पूछेगा, यहाँ बी था तो बी लिखें। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के साथ गुना में 2 है तो हम 2 लिखेंगे। अब अचर पद पूछेगा, यानी कि जिसके साथ एक्स गुना में ना हो, वाई गुना में ना हो, मतलब कोई भी चर पद ना हो। जैसे यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर सी था तो आंसर इसका सी हुआ, यहाँ पर 3 है तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम लिख दिया है लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना है ये बात, पहले भी अभी भी हम जस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ए बराबर 0 नहीं लेंगे। अगर ए बराबर 0 ले लेंगे हम तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब ये रहेगा ही नहीं तो वो द्विघात कैसे कहलाएगा। अब आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला कि एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल, यानी कि 2 ही रूट होगा मैक्सिमम। द्विघात समीकरण का घात पर डिपेंड करता है, 3 घात है तो 3 मूल होगा, 1 घात है तो 1 मूल होगा। तो फिलहाल हम द्विघात को पढ़ रहे हैं तो द्विघात पर ही फोकस करते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल अगर तुमसे पूछे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मैक्सिमम कितने रूट होंगे, तो ध्यान देना है कि 2 ही रूट होंगे। या अगर रूट मूल ना पूछकर शून्यक पूछ देगा कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोज होंगे, तो वो भी ध्यान रखना, वो भी 2 ही होंगे। तो याद हो गया होगा ये पॉइंट कि द्विघात समीकरण के मैक्सिमम जो रूट होंगे या जीरोज वो 2 ही होगा, या हिंदी में कहा जाए अधिकतम मूल या शून्यक, तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट कह रहा है मूलों की संख्या समीकरण के चर, जो मूल का संख्या है, जैसे अभी हम संख्या देखें ना, मूल का कितना संख्या था, 2 संख्या, अभी क्या देखें मूल का संख्या 2 देखें ना, वही चीज़ आगे कह रहा मूल का जो संख्या है वो मैक्सिमम कितना होता है। कह रहा मूलों की संख्या
समीकरण के चर, यानी कि चर किसको, वेरिएबल को कह रहे हैं, वही एक्स वाई जेड वाला जो टर्म है, एक्स वाई जो एक्स रहेगा हम समझ लेते हैं कि अधिकतम घात पर, घात क्या है समझ चुके हैं, पावर, जैसे कि एक्स लिखे हैं और एक्स के ऊपर जो मैक्सिमम पावर देखेंगे तो क्या है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद में तो 2 ही रहेगा। अगर त्रिघाती बहुपद रहता तो एक्स में मैक्सिमम 3 वाला दिखता है हमको। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि मूलों की संख्या, जो ये मूल का हम बात करें यहाँ पर 2 है द्विघात वाला में, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके पावर घात पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, यानी कि अब हम जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होंगे। अब यहाँ पे उस मूल का नाम दे दिया गया है कि एक मूल को मान लो कि अल्फ़ा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो यही सेम समीकरण ax² + bx + c = जो 0 है, उसको अगर मान लो एक मूल हम अल्फ़ा ले लेते हैं तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, अब देखो मूल का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें जो x है, जो चर टर्म आया, जैसे यहाँ x आया हुआ, तो उसका वैल्यू को ही मूल कहते हैं। यानी कि जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, जैसे यहाँ 2 शून्य के लिए हैं हम अल्फ़ा वाले, मान लो कि इसकी जगह कोई नंबर आता है अल्फ़ा बीटा ना, मान लो सॉल्व करने पे शून्य का आता, 7 आता, निकल के 9 आता, तो इसका मतलब क्या होता है, ये x का वैल्यू निकला है, ये शून्य और मूल का मतलब हो गया जो यहाँ पर x टर्म आ रहा है सवाल में, उसी का वैल्यू होता है, तो 7 होता और 9 होता अगर निकलता। तो जैसे यहाँ पर 7 9 की जगह क्या निकला, अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो सिंपल है, जब हम अल्फ़ा वाला शून्य को लेके चलेंगे, जब इस नंबर को लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर अल्फ़ा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, ए एक्स की जगह अल्फ़ा का स्क्वायर, बी एक्स था तो एक्स की जगह पे यहाँ क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब दूसरा वाला स्टेप में देख सकते हैं, अब बीटा लिया जाएगा जब, तो बीटा पुट कर देंगे, बस एक्स की जगह पर यहाँ देख सकते हैं अब बीटा है, यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या है, बीटा आ गया। तो वही लिखा गया कि ax² + bx + c को हम क्या लिख सकते हैं, a α² + b α + c = 0 और a β² + b β + c लिख सकते हैं। समझ में आ गया शून्य क्या, ये भी समझ में आ गया। इस सवाल में जो x रहता है उसी का वैल्यू को शून्य कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और अस्तित्व का पता, यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं, क्या वो मूल का नेचर कैसा है, वास्तविक में वो मूल हैं, उसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो किस तरह के निकलेंगे, रियल होगा कि नहीं होगा या इमेजिनरी होगा, मतलब वही चीज़ को पढ़ेंगे। तो कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और साथ ही साथ अस्तित्व की, वो उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, मूल है भी कि नहीं है, का पता हम अब कैसे लगाएंगे। तो लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में कि डिस्क्रिमिनांट विवेक कर या विवेचक ज्ञात कर मालूम करते, यानी कि अगर तुमसे कोई सवाल करे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि अगर हमको किसी द्विघात समीकरण का पता करना है, उसका मूल कैसा, उसका मूल का नेचर कैसा है या मूल का अस्तित्व है या नहीं, तो क्या हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो सिंपली कहना है कि हम डिस्क्रिमिनांट फाइंड करेंगे, यानी कि हिंदी में उसको विवेचकर या विवेचक कहा जाता है। हम इसको निकालेंगे और यही बता देगा कि उसके मूल कैसे हैं या हैं भी कि नहीं। तो अब विविधकर निकलता है कैसा, सवाल ये बनता है। तो हम देखते हैं आगे कि विविधकर के बारे में भी दिया गया है कि विविधकर को कैसे फाइंड किया जाता है। इसका फुल है इंग्लिश में पूरा नाम डिस्क्रिमिनांट है, तो इसीलिए इसका सिंबॉलिक जो लेटर है वो इसका पहला ही लेटर ले लिया गया डी। तो d = b² - 4a से लिया गया। अब यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि B, A और C में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। B, A, C कहाँ से आया, जैसे कि अभी अब तक हम समीकरण देखते हैं, इस तरह से समीकरण लिखा रहता है ax² + bx c, ठीक है, ax² + bx + c। या अगर हम नंबर के रूप में ले तो हम देख चुके हैं अभी भी 4x² + 2x + 3। तो यही चीज़ हुआ ABC। यहाँ जो प्रेजेंट है x² के साथ जो गुना में समझ लो वो a हो गया, यानी कि जो x² के साथ गुना में वो a हो गया, जो x के साथ गुना में वो b हो गया, और जो किसी के साथ कोई भी चर के साथ गुना में नहीं वो c हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर हमको कहा जाता है कि इस द्विघात समीकरण का क्या करो, विविध कर निकालो, तो आराम से हम क्या करते हैं, b² - 4ac का फॉर्मूला अप्लाई। अब b कहाँ से लाते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं इस सवाल में b, यानी कि जो x के साथ गुना में वो b, यानी कि आराम से 2 का स्क्वायर करते हैं -4ac। तो 4ac 4 फार्मूला का हो गया, a क्या है जो x² के साथ गुना में, यहाँ पर कौन है 4 है, और गुना में क्या करा c, तो ये वाला पद है,
सी होता है। और फिर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, और फाइंड क्या करते हैं, यानी कि यहाँ जो भी निकलता है वो डी का वैल्यू निकलता है। अब डी का वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 3 तरह के वैल्यू निकलेंगे, सिंपल है, या तो कोई भी मान निकलेगा तो 0 हो सकता है, या ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो डी से बड़ा होगा। और स्टेप देखा जाए, यानी कि डी के 3 ही वैल्यू ना निकलेंगे यहाँ पर। अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ तो डी का क्या होगा, या तो 0 मान आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वैल्यू आएगा वो डी से बड़ा होगा, यानी कि जो भी नंबर आएंगे वो डी से क्या होगा, सॉरी उससे डी बड़ा होगा, या ये हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन आएगा, यानी कि जो नंबर निकलेगा या तो वो 0 होगा, या जो नंबर निकलेगा वो डी से छोटा होगा, यानी कि जिसके और ये चिन्ह मुड़ा रहता है वो बड़ा है, तो या तो डी से छोटा होगा, या हो सकता है कि वो जो वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, डी से बड़ा है। 3 कंडीशंस, यानी कि एक कंडीशंस क्या, इक्वल टू 0, 0 के बराबर, लेस देन डी और ग्रेटर देन डी। तो ये 3 कंडीशंस आएंगे, और ये 3 कंडीशंस किस बात को बताएगा, किस जानकारी को देगा, तो वो देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में बी ए सी हम समझा चुके हैं और फिर भी लिख दिया गया है, तो हम देख सकते हैं डी मीन्स यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को शो किया जा रहा है, विविध कर को, बी मीन्स जो एक्स के साथ गुना में रहेगा, ए मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहेगा, और सी जो अचर पद होगा, जो कि अभी हम समझा चुके हैं एग्जाम्पल में। अब आगे देखते हैं। अब अभी बताए थे कि 3 कंडीशन आएगा, डी का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो डी से बड़ा होगा, या तो डी से छोटा होगा। तो पहला कंडीशंस कहा जा रहा है कि यदि वैल्यू डी के बराबर, यानी कि डी बराबर 0 हो, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सब मान पुट करके, जो ए बी सी का वैल्यू पुट करके जो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर यहाँ अगर हमको 0 मिलता है तब क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो कह रहा है कि जब 0 होगा तब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा, कैसा होगा, रियल होगा, और समान होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगा वो दोनों ही बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल, एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, एक्स का 2 ठो मान निकलेगा, पता है ना। अभी अल्फ़ा बीटा से मान लिया तो 2 मान निकला, जैसे मान लेते हैं कि 3 मान निकला, तो दूसरा भी 3 ही निकलेगा, और दोनों समान, इक्वल, वही कह रहा है यहाँ पर, रियल होगा। जब -3 निकल रहा था, दोनों -3, अगर मान के चलते 5 आया तो दोनों -5 आएंगे, सेम वैल्यू आएगा। कब, जब डी का मान 0 होगा। तो अब हमको शून्य के निकालने से पहले भी हम बता सकते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि बताओ ये द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट फटाक से डी निकालेंगे। अगर बराबर 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ दोनों वैल्यू जो एक्स का होगा सेम होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे दिया गया है यहाँ पर एक इसका। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, जिसमें हम देख सकते हैं कि ए का मान क्या, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में हो, कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे ए बराबर 1 ले लिया गया है। बी यानी कि जो एक्स के साथ गुना में हो, जो कि 4 है, और सी यानी कि जो किसी के साथ गुना में हो, अचर पद, जो कि यहाँ 4 लिया गया। अब पुट किया गया वैल्यू को, वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं हम क्या मान आता है। तो बी, ए और सी जो भी मान है यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि बी का मान, बी यहाँ पर 4 है तो बी के स्क्वायर की जगह यानी कि 4 पुट कर दिया गया है, फॉर्मूले का 4 है। ए की जगह पर देख सकते हैं 1 था तो ए की जगह पर यहाँ 1 रखा गया, सी की जगह पर 4 रखा गया, बी ये फार्मूला का 4 था और बी की जगह पर 4 देख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा ना। स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब हो गया उसी नंबर को 2 बार गुना करो, तो 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 आ गया, माइनस ये वाला नंबर को इंटू करके देख लो, 4 गुना 1 4, 4 गुना 4 16, तो 16 में से 16 गया, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिला, 0। और हम जान चुके हैं कि जब डी का वैल्यू 0 आता है तो एक्स का जो मान यानी कि 2 शून्य निकले, दोनों वास्तविक होंगे और साथ ही साथ दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ डी बराबर 0 के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं, कह रहा है डी 0 के बराबर, लिखा ना, डी कितना 0 के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि यदि d ग्रेटर देन 0, यानी कि जब d बड़ा हो जाएगा, यानी कि कोई भी मान आएगा और वो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि जब वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ये ना होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि d ग्रेटर देन 0, यानी कि जब d का जो वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे, d निकालेंगे ना अभी इस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से निकालेंगे, और जो भी मान निकलेगा यानी कि 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा क्या है,
1 2 3 4 यानी कि जितना प्लस वाला नंबर है सब तो जीरो से भरा होगा। तो अगर वैल्यू डी का प्लस में आता है कोई भी नंबर, वो तो जीरो से भरा हो गया, क्योंकि देखो हम जान चुके हैं ना जीरो क्या होता है। जीरो यहाँ जैसे मान लो कि इंटीजर पढ़े थे, कॉन्स्टेंट जीरो बीच में, जीरो से जो भी बड़ा राइट साइड जाएगा, जो भी बड़ा वैल्यू होगा प्लस में आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरफ जो जाएगा वो इससे बड़ा वैल्यू होगा, ये बड़ा वैल्यू हो गया। इधर जो जाएगा इस तरफ जो जाएगा वैल्यू वो छोटा वैल्यू होगा। इधर जो भी जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, यानी कि जीरो से छोटा, यानी कि जो भी माइनस वाला नंबर है वो जीरो से छोटा होगा। तो अगर डी माइनस में आता तो हम समझ जाएंगे कि विविध कर जो है वो जीरो से छोटा हो गया। अगर प्लस में आता है डी का वैल्यू तो समझ जाएंगे कि वो जीरो से बड़ा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन जो कह रहा है वो उस कंडीशन को हम समझते हैं। कह रहा है कि यदि डी जीरो से बड़ा होता है तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, अनइक्वल, एक जैसा नहीं होगा। एक्स का दोनों वैल्यू रियल होगा लेकिन दोनों अलग अलग होगा। जैसे एक 5 निकला तो दूसरा 7 निकलेगा, एक -3 निकला तो एक +3 हो सकता है, मतलब अलग अलग वैल्यू रहेगा। मूल तो निकलेंगे लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। कब? जब डी का वैल्यू प्लस में आएगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। तो अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, क्या लिया गया वैल्यू, x² 4x + 2 = 0। अब इसमें हम देख सकते हैं, अब a b c हमको निकालना आ चुका है कि जो भी x² के साथ गुना में रहता है वो a का वैल्यू, यहाँ कोई गुना में नहीं तो 1 तो गुना में होगा ना, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b जो x के साथ गुना में कौन है, यहाँ पर 4 गुना में है तो b के जगह पे 4। c जो किसी के साथ गुना में तो c = 2। अब वैल्यू फॉर्मूला पे पुट कर दे, b² - 4ac, तो हमको पता है b 4 है, b के जगह पे 4 लिख दिया गया। अब फॉर्मूला का 4a × c, तो a क्या है, a यहाँ 1 है तो a की जगह 1 लिया गया। c क्या है, 2 है तो c की जगह 2। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर जान चुके हैं 16। अब 4 × 2 करेंगे तो ये 8 आएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8, और 8 एक प्लस वाला नंबर है तो क्या हो गया, ये 8 जीरो से बड़ा हो गया ना। तो ये जो 8 है हमारा, ये क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया। जब जीरो से बड़ा हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या प्लस में आ गया, तो यहाँ d = 8 है, यानी कि d जीरो से बड़ा हो गया। और हम अभी जान चुके हैं कि जब d जीरो से बड़ा होगा तो रियल मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ d = 8 है जो जीरो से बड़ा है, इसलिए इनके दोनों मूल वास्तविक तो होंगे और असमान होंगे। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि d <0, यानी कि समझ लेते हैं <0 मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा वैल्यू कौन होगा, जो भी वैल्यू माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, इस तरह की जो भी वैल्यू माइनस वाले होंगे। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि यदि d जीरो से छोटा अर्थात d ऋणात्मक हो, मतलब नेगेटिव वाला हो, माइनस वैल्यू वाला हो, तब द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तब तो मूल का अस्तित्व हो, यानी कि मूल निकलेगा ही नहीं, तो हमको निकालना भी नहीं। अब कभी भी मूल निकालने दे तो हम सबसे पहले विविध कर चेक करेंगे। अगर विविध कर जीरो के बराबर आता है, यानी कि d = 0 आ जाता है, या d जीरो से बड़ा आता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे मूल निकालने के लिए। अगर जीरो से छोटा माइनस में आता है तो हम उसके मूल को निकालने की कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमको मूल निकालना है तो सबसे पहले हम उसके विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, अर्थात मूल काल्पनिक संख्या होगी। तो कह रहा है यदि d <0, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, तब द्विघात समीकरण के मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक संख्या होगी। अब एग्जाम्पल इसका भी दिया गया है, तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या लिया गया है, 2x² + x + 2 = 0 में अब d = b² - 4ac। अब अलग से लिखा नहीं गया क्योंकि इससे पहले समझा दिया गया कि a b c कहाँ से लेते हैं। तो सिंपल, x² के साथ जो गुना में वो a है, तो ये वैल्यू हमारा a होता है, तो a क्या हमारा 2 है ना, तो a हमारा a = यहाँ देख सकते हैं 2 है। b क्या होगा, जो x के साथ गुना में कुछ नहीं गुना में, तो b क्या हो गया 1, तो b बराबर क्या हो गया 1। और c क्या होगा, ये जो 2 है अचर पद, c हमारा 2। अब फॉर्मूला में पुट कर दिया गया है, तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac, तो b की जगह पे 1 अभी देख चुके हैं, b क्या हमारा 1 है, तो b की जगह पे 1 पुट कर लिया गया, -4ac, 4 फॉर्मूले का, a × c, a 2 था तो a की जगह 2 पुट कर लिया गया, c भी 2 था, c की जगह 2 सॉल्व किया गया, तो d का वैल्यू क्या निकला, -15। तो लिख दिया गया यहाँ d नेगेटिव है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि अब हमको ये ध्यान रखना है कि कब मूल का अस्तित्व होगा, तो 2 कंडीशंस में, कि जब d हमारा क्या होगा, d = 0, d = 0
और डी ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन में अस्तित्व होगा, रियल मूल होगा हमारा। और जो तीसरा कंडीशन है जिसमें डी नेगेटिव आएगा यानी कि लेस देन 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का मूल। जो टॉपिक दिया गया इसको रूट कहा जाता है इंग्लिश में। ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण का मूल क्या समझ गए, कब मूल निकालेंगे वो भी समझ गए। सबसे पहले विविध कर चेक करेंगे। अगर विविध कर हमारा टी यानी कि 0 और प्लस वाला निकलता है यानी कि जिसके अस्तित्व होंगे, एक में दोनों सेम होगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी द्विघात समीकरण का मूल, दोनों मूल बराबर कम होंगे, तो सिंपली जब विविध कर 0 के बराबर होगा। दो अलग अलग मूल कब होंगे, जब विविध कर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि मूल निकाला गया, तब से तो मूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके 2 मूल होते हैं, ठीक है, कब वास्तविक होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं, कब सेम होते हैं, कब अलग अलग होते हैं। तो अब जब हम मूल पे इतने सारे टॉपिक को बात कर ले, तो मेन जो मूल है अब उसी को सीखते हैं कि उसको फाइंड करने का क्या तरीका है। तो यहाँ लिख दिया गया है कि द्विघात समीकरण का मूल यानी कि रूट ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। 3 methods are available to find a roots and zeros of the quadratic equation। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है हमको ध्यान रखना और याद रखना है इस रूल को। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर कहा जा रहा है, एक रूल है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को हम जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। दूसरा मेथड है द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो थोड़ा सा ये मेथड उलझन टाइप का लगता है, बट उतना उलझन नहीं है। अगर ध्यान से सुनोगे, अभी जब बताया जाएगा तो आसानी से और कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक, और इस पर बस एक क्वेश्चन बेस्ड है। फिर भी हम इस तीनों मेथड को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से कि गुणनखंड विधि से कैसे हम मूल निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र विधि से, और पूर्ण वर्ग विधि से। तो एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ये मेथड को। तो सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि। देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक द्विघात समीकरण का 2x² - 5x + 3 = 0 है। अब इसको सॉल्व यानी कि इसका मूल निकालते हैं। मूल मतलब यहाँ जो x प्रेजेंट है ना, ये x का क्या वैल्यू है, x = y, x क्या होगा, तो x को ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ स्टेप वाइज दिया हुआ है कि पहला जो स्टेप दिया हुआ क्या दिया हुआ देखते हैं। पहला स्टेप हमारा है, तो कह रहा है कि बीच वाले, जो पहला स्टेप है बीच वाले पद, अर्थात जो बीच वाला पद है, यहाँ दिख रहा है ये पद, बीच वाला पद कौन सा है बता सकते हो? ये 5x सबसे बीच में, तो ये 1 2 3 पद हैं। ये एक पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद। तो इस तीनों पद में जो बीच वाला पद है वो कौन है हमारा, ये -5x। ये पूरा नेगेटिव चिन्ह को भूलना नहीं है, नेगेटिव चिन्ह को कंप्लीट लेना है। ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह को हम छोड़ सकते हैं लेकिन नेगेटिव चिन्ह को नहीं छोड़ सकते। तो कह रहा बीच वाले पद अर्थात x के गुणांक, बीच में जो है क्या है वो x है, क्योंकि पहला तो x² है, बीच वाला पद x है, तो x का जो गुणांक यानी कि कौन है -5 को दो संख्याओं के पदों में इस तरह विभाजित करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर -5 प्राप्त हो। यानी कि हम इस 5 को 2 नंबर में तोड़ेंगे। अब अगर हम तोड़ना चाहें तो इस 5 को कई नंबर में तोड़ सकते हैं, कई तरीके हैं। हम चाहें तो इसको 4 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 4 और 1 में तोड़ सकते हैं क्योंकि जोड़ने में 5 बनेगा। हम चाहें तो 3 2 कर सकते हैं, हम चाहें तो 6 - 1 कर सकते हैं, 7 - 2 कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 नंबर का जोड़ा बना सकते हैं जिसको सॉल्व करने पर हमको 5 मिल जाएगा। बट हमको ऐसे ही जोड़ा नहीं बनाना है, अभी सैकड़ों नंबर है। हम 105 - 100 करेंगे तब भी हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, हम 95 - 90 करेंगे तो भी 5 मिल जाएगा। बट हमको ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, तो हमको एक स्टेप और एक तरीके से जाना ताकि हमको इतना कन्फ्यूजन ना हो। कैसे तोड़ेंगे और कंडीशन है तोड़ने के बाद उसको जोड़ने पर हमको ये -5 प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि हमको और दोनों को गुना करने पर x² का गुणांक, और जब दोनों को जब गुना करेंगे जोड़ने पर हमको x का गुणांक -5 मिल जाए। 2 नंबर का जोड़ा बनाना है और गुना करने पर जो x² का गुना, x करिए इसका गुणांक क्या है 2, तो ये मिल जाए हमको।
यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ साथ ये भी, यानी कि ध्यान रखना है हमको कि ये दोनों का गुना 2 और ये अचर पद 3, 2 गुना 3 क्या मिलेगा 6, और यहाँ क्या है -5। यानी कि हमको दो ऐसा नंबर लेना है जिसको जोड़ने और घटाने पर, या तो जोड़े या घटाएं तो हमको ये बीच वाला मिले, और इसी दोनों नंबर को अगर हम गुना करें तो ये दोनों का जो गुना आएगा उसी के बराबर। जैसे दोनों गुना अभी 6 आ रहा है, तो हम यहाँ दो जो भी नंबर लेंगे उसको गुना करने पर हमको -6। तो अभी यहाँ पर हम बहुत सारा नंबर बताएं, लिखा है क्या ना स्टेप में कि को गुना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 2 तथा अचर पद 3 के गुणनफल के बराबर हो। अभी जो बात बताएं कि हम जो बीच वाला पद है अर्थात x का जो गुणांक है -5 को दो संख्या में बदलना है, दो पद में, और इस तरह विभाजित करना है कि दोनों को जोड़ने पर क्या मिले -5 यानी कि बीच वाला पद, और गुना करने पर क्या मिले, तो गुना करने पर x का जो गुणांक यानी कि 2 और अचर पद का जो गुना यानी कि ये दोनों का गुना का वैल्यू मिले। तो ये दोनों का गुना का वैल्यू क्या अभी यहाँ 6। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखना। तो अभी हमें बहुत सारे नंबर पता है कि ये नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कई नंबर में तोड़ सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं अगर हम इसको 3 और 2 के रूप में ले तो 3 और 2 भी 5 बना देगा, 3 2 जोड़ने पर 5 दे देगा। अब दोनों को माइनस ले लेते हैं या माइनस, क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू माइनस में चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए माइनस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ने पर माइनस माइनस जुड़ता भी है, और चिन्ह माइनस का -3 -2 ले लेंगे तो जुड़ के क्या होगा -5। तो जोड़ने पे हमको -5 मिल गया। अब दूसरा स्टेप चेक करते हैं कि गुना करने पर यही दोनों नंबर जो लिए हैं उसको गुना करते हैं तो ये दोनों का गुना के बराबर आता है, एकदम आएगा। -3 गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस बन जाएगा, और 3 गुना 2 6। तो ये बात तो एकदम सटीक बैठ रहा है। ये दो वैल्यू 3 और 2 उसको जोड़ा गया, क्योंकि देखो -3 को आप देख सकते हैं -3 को प्लस किया गया -2 को, ये दोनों को जोड़ा गया तो -5 मिला भी, और यही दोनों -3 को और -2 को गुना किया गया तो 6 मिला। जो हमारा रूल कह रहा था उस रूल को ये एकदम फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या रूल कह रहा था कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर ये दोनों के गुना के बराबर आ जाए। तो ये दोनों का गुना भी 6 है, 6 के बराबर आ गया। अब हम इसके अलावा और भी कई नंबर बताए थे, हम वो लेते हैं। जैसे कि हम बोले थे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 -4 जोड़ -1, इसका भी तो जोड़ा हम लिख सकते हैं। जोड़ने पे ये भी क्या देगा -5 तो देगा जोड़ने में, लेकिन जब गुना किया जाएगा -4 को और -1 को तो हमको +4 मिलेगा, 6 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम ये दो नंबर का जोड़ा नहीं ले सकते, गलत हो गया। और भी नंबर बताए थे, जैसे कि हम बता दिए हैं अभी कि हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 6 माइनस में और प्लस में, एक प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ा अंक का जो रहता है वही, जैसे कि करेंगे तो -5 तो मिल गया जोड़ने पर, लेकिन जब गुना करते हैं -6 गुना +1 को, -6 के साथ अगर हम 1 को गुना करते हैं तो हमको मिलता है -6, और हमारा आंसर में तो -6 नहीं, हमको ये दोनों का गुना क्या देता है +6 ना दे रहा। तो ये बात भी गलत। तो समझ में आया, हमको दो नंबर का जोड़ा ऐसा लेना है कि जोड़ने पर तो जो बीच वाला वो तो आना ही चाहिए, और साथ ही साथ गुना करने पर भी ये दोनों का गुना के बराबर आना चाहिए। तो जो कि इससे पहले जो नंबर हम -3 और -2 लिए वो फॉलो किया, बाकी ये सब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको वही लेना। अब आगे देखते हैं, इसमें भी समझाया गया है। जैसे कि 5 को तोड़ा गया तो सेम वही है, -2 और -3 का रूप लिया गया, जिसको जोड़ने पर -5 मिला और गुना करने पर दोनों का 6 मिल गया यहाँ पर। अब आगे का स्टेप वो देखो, तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। हमको दो नंबर का पेयर में, दो नंबर के जोड़े में तोड़ना था। तो हमारे पास जो समीकरण था 2x² - 5x + 3, यानी कि जो समीकरण था, अब हम क्या कर दें, यहाँ पर जो 5 था, जैसे कि हम इसको लिखकर दिखाते हैं, 2x² - 5x और प्लस में 3 बराबर 0 था ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5 को तोड़ दिया, 5 की जगह पर 5 ना लिखकर हम ये दो नंबर लिखेंगे, जैसे कि 2x² लिखेंगे माइनस, अब 5 की जगह क्या लिखेंगे -3 और -2, x जो वो तो रहेगा ही दोनों के साथ, तो दोनों के साथ x लगेगा। जैसे कि अगर हम ये स्टेप दिखाएं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2x² जो था और -5 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, यानी कि -3, और ये जो x है, ये जो x हमारा, ये जो 5x के साथ था, ध्यान देंगे
2x² माइनस 5x और प्लस 3। ये जो x है ना, ये 5 के साथ, अब 5 को हम जब 2 नंबर में लेंगे तो ये x दोनों पर चला जाएगा, क्योंकि 5 को ही हम -3 और -2 लिखने वाले, तो इसीलिए ये जो x है 3 के पास भी जाएगा और 2 के पास भी जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमको यही समझाना था, तो इस पॉइंट पर ध्यान रखोगे। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 5 को क्या लिख सकते हैं, -3x और -2x, और वही यहाँ लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं हम यहाँ इस टॉपिक में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप जो यहाँ लिख दिया गया, दूसरा स्टेप, अब कॉमन ढूंढेंगे हम, उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो हम इन पदों में हम कॉमन को ढूंढेंगे। जैसे कि ये 2x² और 2x में कॉमन ढूंढेंगे, तो दोनों में कॉमन, देखो कॉमन ढूंढने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं कि हम कॉमन कैसे ढूंढेंगे। जैसे कि हमको ये दोनों के बीच कॉमन ढूंढना है, किसके बीच, एक 2x² के बीच और 2x के बीच हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो आसान है, हम क्या करें कि इसको फैक्टर कर दें, प्राइम फैक्टर करके हम इसको आसानी से पता कर लें कि दोनों के बीच कॉमन क्या मिला। जैसे कि 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x, तो थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x² के बीच में हमको कॉमन ढूंढना था और 2x में ढूंढना था, तो 2x² को लिख सकते हैं 2 गुना x और 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, तो हमको देखना, हमको यही दोनों में कॉमन लेना है ना, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, एक तो 2 कॉमन मिला और दूसरा दोनों में x कॉमन मिल रहा है। तो हम आराम से यहाँ बाहर क्या लेंगे, जो कि लिया गया है 2x कॉमन ले लिया गया है। अब ध्यान देना कि ब्रैकेट में ये कैसे x-1 आया, तो वो भी ध्यान देंगे। अब ब्रैकेट में x-1, अब ये दोनों में से जो कॉमन लेना था वो तो हम यहाँ ले लिए 2 और x, और देखना है हमको ये जो 2x² में जब 2x बाहर निकल गया, पहला वाला ये था ना 2x², तो इसमें से 2 और x बाहर निकला, बचा कौन, बचा अकेला x, तो उसी x को यहाँ लिख लिया गया। अब बीच में दोनों का माइनस था ना यहाँ, तो वही हम माइनस ले लिया गया। अब यहाँ 1 कहाँ से आया, तो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा कौन था नंबर, 2x था, तो अब 2x में थे से दोनों तो चला गया कॉमन, तो कुछ बचा नहीं, जब कुछ बचा नहीं तो वहाँ 1 ले लिया जाता है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि कॉमन यहाँ कैसे लिया गया है, हम पहले स्टेप का कॉमन समझ लिए कि यहाँ पर 2x बाहर कैसे है और x-1, वैसे सेम इसमें हमको कॉमन लेना है। अब 3x + 3 में कॉमन लेना है, तो 3x में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुना x, और दूसरा किस में लेना, 3 में, तो 3 में क्या होगा 3, अब कुछ नहीं तो ऐसे चाहेंगे तो हम 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला, तो दोनों में हमको कॉमन सिर्फ कौन मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस जो चिन्ह था तो माइनस लिया गया और कॉमन 3 लिया गया। अब ब्रैकेट में ये x-1 कहाँ से है, तो सिंपल है, हमको यही दोनों में कॉमन लिया गया, ये 3x और 3 में, 3x में से कॉमन तो 3 ले लिए, तो बचा कौन, x, इसलिए यहाँ पर x लिखा चला गया, और यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ क्या हो गया माइनस का 1, जो माइनस चिन्ह था। अब ये प्लस था तो ये माइनस कैसे बना, आप ध्यान देंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह रहता है ना, जैसे यहाँ माइनस आ गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये माइनस वाले से प्लस वाला कभी भी यहाँ अंदर में जब अगर प्लस वाला है और बाहर जब उसके माइनस आ जाए तो वो प्लस वाला क्या होगा, उसकी वजह से माइनस बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो उम्मीद कर रहे हैं स्टेप समझ में आ गया कि कॉमन कैसा लिया जाता है, वो भी एकदम आसान तरीके में बता दिए कि कॉमन लेना कैसे है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब कॉमन ले लिया जाता है तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है। अब कॉमन लेने के बाद ध्यान देंगे कि ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम आएगा, जब हम कॉमन लेंगे। सही तरीका ये, जब हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए, सेम नंबर आ जाए, सेम चिन्ह के साथ आ जाए, तो समझ लेंगे यहीं पर हम कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर ब्रैकेट में 2 अलग अलग डिफरेंट चीज़ आ जाता है तो समझ लेते क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, जो सॉल्व करें, वो एकदम गलत बन रहा है, और यहीं के बाद स्टॉप हो जाना, हमको आगे बढ़ना भी नहीं। बट अभी सेम आया तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब क्या होता है इसके बाद, तो हम यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ जाए तो ये दोनों ब्रैकेट के बदले कोई एक को हम लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे, दोनों के बदले एक ठो लिखा चला जाएगा, जो कि यहाँ लिखा चला गया। अब ये दोनों एक साथ हो जाएगा, कौन दोनों, ये 2x वाला जो बाहर वाला वो दोनों एक साथ हो जाएगा। तो कौन है, 2x और -3 एक साथ हो गया। और यहीं पर ये तो हमारा क्या निकल गया, 2x - 3 और x-1 बराबर, जो 0 बराबर पहले से चलता आ रहा है, तो ये 2 चीज़ ब्रैकेट में आ गया। अब हमको शून्य की निकालना, ये तो गुणनखंड हो गया, यहाँ लिख भी दिया गया 2x - 1 में से एक को लेंगे, ठीक है, जो भी बता ना, ये दोनों में से एक को लेंगे, लिख भी दिया गया है। अब देखो तीसरा स्टेप क्या, शून्य कैसे निकलेगा। अब एक लास्ट आखिरी स्टेप है जो शून्य के दे देगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, दोनों पदों को, ये जो दोनों पद हैं हमारे, दोनों पदों को अलग अलग
शून्य के बराबर करके x का मान ज्ञात करेंगे जो द्विघात समीकरण का मूल होगा। अब हमको कुछ नहीं करना, अब आसान है। दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर अलग अलग कर लेंगे और क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ किया गया। दोनों को अलग अलग, जैसे कि एक वैल्यू क्या था 2x - 3 और एक था x - 1। यहाँ देख सकते हैं कि 2x - 3 और x - 1 को लिया गया है। तो अब दोनों को क्या किया गया, 0 के बराबर कर लिया गया, इसको भी 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, अब सॉल्व कर दिया गया। अब एक एक करके भेजोगे 0 के बाद, तो इधर -3 वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो गया। अब 2 जो x के साथ गुना उधर जाके क्या होगा, भाग में होगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, 2 भाग में आएगा तो क्या होगा, 3/2 होगा, जो यहाँ ले गया। तो इसलिए x का एक मान क्या निकल गया, 3/2। और दूसरा x - 1 बराबर 0 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर गया तो +1, और एक वैल्यू x का क्या निकल गया, 1। तो ये जो मेथड था हमारा, कौन सा मेथड था, ये सबसे पहला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि। उम्मीद कर रहे हैं कि ये गुणनखंड मेथड समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू को, यानी कि दो द्विघात समीकरण के जो दो मूल है, दो शून्य के, वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम द्विघात सूत्र के द्वारा। तो ये द्विघात सूत्र के द्वारा कैसे सॉल्व होता है। तो द्विघात सूत्र विधि लिखा गया है। तो द्विघात सूत्र विधि से एग्जांपल इसमें भी लिया गया, इसमें भी एक एक स्टेप करके बताया गया। तो इसमें एग्जांपल ले लिया गया है कि 2x² - 8x - 10 = 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसका पहला स्टेप क्या आ रहा है, तो इसका पहला स्टेप जो है वो कह रहा है कि सभी पदों से गुणांक को लिखेंगे। सभी पद, जो भी पद दिए गए हैं, हम उससे क्या कर लेंगे, पहले गुणांक को ले लेंगे। तो सभी पद में से हम गुणांक को लेते हैं। तो यहाँ पर पद किसको कह रहे हैं, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यही जो है 2x² - 8x - 10, यही पद है हमारा। तो सभी पद में से गुणांक को ले लो। किस किस के गुणांक को, x² का गुणांक, x का गुणांक और 10 का गुणांक, जैसे कि a, b और c का वैल्यू देख सकते हैं। a कौन है, जो x² के साथ गुणांक है, तो कौन है 2, तो a का वैल्यू 2। b कौन है, जो x के साथ गुणांक है, तो b कौन है यहाँ पे 8 और -8। हमेशा बोले हैं माइनस चिन्ह को भूलना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। तो b = -8, c क्या हो गया, c = -10। अब जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, विविध कर का फार्मूला, इससे पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला क्या है, b² - 4ac वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम d का वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac, इससे पहले देख चुके हैं और पुट कर रहे हैं वैल्यू को। देखो जैसे कि b² - 4ac का फार्मूला, तो b क्या है, -8, तो b² की जगह पे -8 पुट हो गया। अब माइनस वाले नंबर यानी कि 8 का स्क्वायर है, तो -8 × 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है 8 8 से 64, 64 आएगा यहाँ पर, तो देख सकते हो 64 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे -4ac कह रहा है, तो 4 × 2 × 2, अब यहाँ 2 माइनस आ गया, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस बन जाएगा। 4 × 2 8 और 8 × 10 80, है ना। अब ये 64 और प्लस 80 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 144। विविध कर 144 निकला, जो कि 0 से बड़ा और प्लस में, तो समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा, मूल्य निकलेगा। और कैसा मूल्य निकलेगा, दो अलग अलग मूल्य निकलेगा और रियल होगा। तो अब क्या कह रहा है तीसरा स्टेप, तो विविध कर डी निकल गया। कैसे डी निकलता है देख चुके हैं, फॉर्मूला इससे पहले भी जाने हैं। अब क्या कह रहा है, डी निकलने के बाद चेक करेंगे कि डी 0 से बड़ा या 0 के बराबर है या नहीं। यदि है तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी 0 से बड़ा है। वही स्टेप पहले ही बता दिए थे कि जब 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तब सॉल्व करेंगे, अगर 0 से छोटा सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से बड़ा है डी, तो हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स का 2 वैल्यू निकलता है, तो एक वैल्यू को सेम, फॉर्मूला सेम है, बस फ़र्क हो रहा है यहाँ पर एक चिन्ह का, प्लस और माइनस का। तो -b + √d। अब √d, ये जो d हम निकालेंगे ना, इसी को रूट के अंडर ले लेंगे हम, दोबारा नहीं निकालना, एक बार तो निकाल ही चुके हैं, तो हम आराम से रूट के अंडर वो d का वैल्यू को रख लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ सॉल्व किया गया है, तो b का वैल्यू b -8 था, b की जगह पर ये माइनस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो में जो पहले से माइनस वो माइनस है, और b ऑलरेडी -8 था तो -8 लिया गया, प्लस √d। तो अब d अभी हम लोग देख चुके हैं कि d कितना आया था, 144 आया था, d आया ना, d 144 आया है। तो वहीं से d को यहाँ पे पुट कर लेंगे 144, और नीचे 2 गुना a का वैल्यू 2 था, ऊपर में देख चुके हैं, तो 2 गुना। तो अब उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, x का वैल्यू 5 मिला। सॉल्व करने के बाद रूट से बाहर निकालोगे 144 को, तो पता है कितने का रूट आएगा, वो 12 का आएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 12 8 20, 20/4 करके क्या आ गया, 5 देगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस से,
तो ये दो वैल्यू निकल गया, एक्स का एक 5 एक -1, दो अलग अलग निकल गया मूल, क्योंकि पहले भी जान चुके हैं 0 से बड़ा जब डी आएगा तो दो अलग अलग मूल होंगे। तो ये दो तरीका हम लोग देख चुके हैं। अतः मूल कितने हो गए इस सवाल, इस द्विघात समीकरण के 5 और -1 हो गए। ठीक, अब आखिरी जो तरीका है, विधि है, जो 8वां आखिरी पेज है, तो उस पेज को हम देखते हैं, उसको भी समझ ही लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया बट एक कंप्लीट चैप्टर हो गया, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो अब है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है, हम इसको देखते हैं। इसके भी एग्जांपल में सेम क्वेश्चंस को लिया गया है। 2x² - 8x - 10 = 0, ये एक समीकरण है, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हम उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, तो पहला स्टेप लिखा हुआ कि x² के गुणांक को, जो भी x² के ax² के साथ जो भी गुणांक में रहेगा को एक बनाने के लिए, यानी कि उस गुणांक कोई भी नंबर रहेगा उसको हमको हटा के काट के क्या कर देना, उसकी जगह पर 1 को ले आना, यानी कि वो नंबर की जगह पर क्या जाना चाहिए 1, उस नंबर को 1 बना देना। फिलहाल यहाँ पर 2 है, इसको क्या बनाना है हमको, इस x² के साथ जो गुणांक है उसको क्या करना, 1 बना देना है। तो ये कह रहा 1 बनाने के लिए x² के गुणांक से समीकरण में भाग करेंगे। अब जिससे हमको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिवाइड करना है 2 को। अब 2 को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से ही। 2 से 2 को काटेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर 4 रहता है तो उसको 1 बनाने क्या करना, 4 से डिवाइड करते हैं, 1 आता है। अगर 3 रहता है 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ गया कि x² के साथ जो भी नंबर गुना में रहेगा उसके साथ डिवाइड में वही नंबर को लेंगे तो हमको उसका गुणांक बन जाएगा। तो x² का गुणांक से समीकरण में भाग करेंगे। यहाँ x² का गुणांक 2 है, इसलिए क्या किया गया, इस समीकरण को देखते 2x², यानी कि सबको, अब इसको काट रहे तो हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं तो सब में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा, यानी कि इसमें सिर्फ करके छोड़ देंगे तब तो गलत हो जाएगा हमारे साथ। सब में करेंगे तो सब में यहाँ क्या गया, 2 से 2 को काटा गया तो यहाँ 1 आ गया। अब 8 को 2 से काटा गया 4 आ गया, यहाँ पर 10 को काटा गया 5, 0 को काटेंगे तो ये चीज़ तो पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 से सभी पदों में भाग किया गया। ये स्टेप देख सकते हैं। अब आगे देखो, भाग करने के बाद जो हमको नंबर मिल रहा है वो नंबर हमको क्या मिला है यहाँ पर। अब तो 2 कट गया 1 है, 1 को हम तो लिखते भी नहीं है 1x², आप पता होता है कि वहाँ 1 होता है बट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो x², अब ये 8x था तो 4x बन गया, -5 = 0। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप कह रहा है हमारा कि x के गुणांक के आधा। अब जो x है, इससे पहले x² का हम जो भी था नंबर उसको डिवाइड करके 1 ला दिया, यानी कि उसको काट के हटा दिए डिवाइड करके। अब क्या देखते हैं हमको दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि जो x के साथ गुणांक में रहेगा, अब उसका क्या करना देखो। तो कह रहा है x के साथ जो गुणांक में उसका आधा का वर्ग, उसको पहले आधा करेंगे और आधा करने के बाद जो नंबर आएगा उसका वर्ग करके समीकरण के LHS तथा RHS में जोड़ेंगे। अब LHS RHS क्या होता है, जैसे कि दो समीकरण, यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है तो ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा वो LHS हो गया, जो बराबर के उधर है 0 RHS, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ जो पड़ेगा वो RHS, लेफ्ट हैंड की तरफ जो पड़ेगा LHS है। तो ये कह रहा है LHS RHS में जोड़ना किसको, तो क्या दिया गया कि जो x है, x का जो गुणांक है, x का गुणांक कौन है, तो यहाँ देख सकते हैं x का गुणांक हमारे यहाँ पर 4 है, तो 4 का आधा करो, तो यहाँ पर x का गुणांक लिख दिया गया -4 है, -4 का आधा किया गया तो क्या होगा, -2 आएगा। -4 के जब आधा करेंगे तो -2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में ही 4 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, ठीक है। तो प्लस का 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है। और ये दूसरा स्टेप में क्या और भी कहा गया था ना, RHS LHS में जोड़ना। तो पहले से हमारे पास जो LHS था वो x² - 4x + 4 था, तो इसमें भी क्या कर दिया गया कि जो टर्म आया जैसे कि 4 उसको जोड़ा गया, देख सकते हो। पहले से ये टर्म था हमारे पास x² - 4x - 5 था, ये नया 4 को जोड़ा गया, और यहाँ पर भी देखो इस साइड भी 4 को जोड़ा गया। अब देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा है अचर पद, जो अचर पद है उसमें -5 को RHS की तरफ भेज देंगे। अब देखो हम यहाँ जोड़ते हैं, जो भी टर्म इसको जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये स्टेप हम यहाँ देख सकते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, x² - 4x, और जो नंबर वाला वो आपस में जोड़ घटा हो सकता है, ये 4 और 5 के भी सॉल्व होगा, तो 4 और 4 प्लस में, 5 माइनस में, प्लस माइनस घटता है, तो यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, इधर क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर जो है x वाला टर्म को हम रख लेंगे, जैसे कि x² - 4x है, हम माइनस का 1 उधर भेज देंगे, तो 4 उधर से पहले से था और -1 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हमको समीकरण क्या मिलेगा, x² - 4x और बराबर 5, ये टर्म मिला ना, ठीक है। अब देखते हैं इस टर्म का क्या किया गया आगे। अब इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया गया, जैसे कि ये वाला जो टर्म है हम इसको देख सकते हैं, ये -5 को यहाँ देखो स्टेप सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म था ना,
इसको इससे जोड़ घटा करने के बजाय बल्कि इसको फार्मूला में लिख लिया गया, क्योंकि हमको गुणनखंड के रूप में लेना, और इसको उधर भेज दिया गया। तो -5 से उधर जाके क्या होगा, प्लस में 5 होगा ना। तो इधर देख सकते हो, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या होगा, 9 देगा, 9 बनेगा, जो कि यहाँ 9 बना चुके। और यहाँ देखो x - 2 कहाँ से है, तो ये देखो एक फार्मूला पे बेस जोड़ा है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखो a² - 2ab + b² का फार्मूला बन रहा है। अब कहोगे ये कैसे बन रहा है, तो अभी दिखाते हैं प्रूफ करके, ठीक है। देखो a² x² जो है a² यानी कि मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, a की जगह पर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा ना, चलो 1 है। और यहाँ पर 2ab ये कैसे बना, तो पहले हम इसको चेक करने के लिए हम ये दोनों को कर लेते। पहला पद जो a के साथ और जो b के, हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और इसको 1x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग लिख दी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला वाला हमको a पता है और b पता है, यानी कि a² b² पता है। और बीच में -2ab कैसे बना, अगर हम इसको फॉर्मूला भी लिखें, देखो a² यानी कि ये हमारा क्या है, -x का होल स्क्वायर, जिसको हम x भी लिख सकते हैं। और अंतिम वाला भी हमको पता है, b² क्या है, प्लस का 2²। और ये बीच वाले को हम यहाँ से नहीं तोड़ते, यहीं दोनों को लिख देते हैं। -2ab लिख सकते हैं, 2 गुना a क्या है हमारे पास 1x, जिसको हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं, और गुना में b कितना है 2। देखो ये दोनों को गुना करने पर -4x आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ बीच वाला आ रहा था, सेम देखो फार्मूला बेस जोड़ा, x² - 4x जो यहाँ आ रहा है, और प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये फार्मूला पे बेस जोड़ा, कौन सा, x - 2 का होल स्क्वायर पे। इसीलिए इस टर्म को, ये जो टर्म था हमारा, ये x - 2 का होल स्क्वायर फार्मूला पे आ रहा है, इसीलिए इस चीज़ को ये लिख दिया गया, x² - 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर 9 कैसे आया, ये 5 उधर जाके जुड़ के 9 बना था। अब आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ का जो ये स्क्वायर है, इसको इधर भेजोगे, कोई भी स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो रूट चढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे रूट चढ़ गया, और रूट का जो वैल्यू जब बाहर निकालोगे तो वो वैल्यू प्लस माइनस में आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो मान देख रहे हो वो प्लस माइनस दोनों में। तो x - 2 स्क्वायर चलेगा रूट, अब 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3 निकलेगा। तो देख सकते हो x - 2 बराबर क्या है, 3 है। मैं कह रहा ना कि अब देखो चौथा स्टेप देखो क्या कह रहा, अब पॉजिटिव वर्गमूल तथा नेगेटिव वर्गमूल को अलग अलग लिखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, रूट से बाहर निकालोगे 9 को, तो एक बार मान लो +3 निकल सकता है, निकलेगा ना, यानी कि x - 2 बराबर एक बार +3 निकल सकता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 उधर जाके जुड़ेगा ना, 3 + 2 यानी कि क्या बन जाएगा 5। तो एक जब हम क्या लिए, x - 2 बराबर +3 लिए तब, और जब हम x - 2 बराबर इधर -3 लेंगे तब क्या होगा, तो -3 और प्लस का 2, x बराबर क्या आएगा -1। वही कह रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेकर सॉल्व कर लिया गया, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं। एक बार प्लस में ले लिया गया, x - 2 बराबर 3 और x - 2 - 3, तो x बराबर 5 मिला, x बराबर -1। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग देख लिए तीनों मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि था, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूत्र वाला उससे, और कंप्लीट एक्वायरिंग मेथड से। तो इसी 8 PDF पेज में हमारा पूरा जो चौथा यूनिट है चैप्टर 4 क्लास 10th का वो कंप्लीट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को अच्छे से समझ के हमको क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है।